जिन्होंने एफआईए को कहा है कि हर वो बंदा जो बिजली चोरी कर रहा है और गैस चोरी कर रहा है उसके खिलाफ जो है आप क्रैकडाउन करें। और उन्होंने कहा जी ये बहुत बड़ा क्राइम है और इसके लिए इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है, क्योंकि जो बाकी के लोग जो कि बिल्स दे रहे हैं उनको फिर फेयरली बिजली नहीं मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो ग्रीक बोट ट्रेजेडी है उसके बारे में मुझे बताया जाए कि कौन लोग हैं जो ह्यूमन स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अभी जो ग्रीस जा रही थी बोट उसके अंदर जो है लगभग 190 के करीब पाकिस्तानी था और वो बोट वेट ज़्यादा होने की वजह से जो हमेशा होता है कैप्साइज हुई और वो उसमें सारे वो पाकिस्तानी मर गए। और इस तरह से जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं बड़े अरसे से चलती आ रही हैं। इसके अलावा मोहसिन साहब ने कहा जी कि ये हवाला और हुंडी से जो लोग भेज रहे थे पैसे, हमने उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया है जिसकी की वजह से पाकिस्तान रुपीस की वैल्यू ऊपर गई है। और उन्होंने एफआईए को कहा कि इन तमाम लोगों को ये जो हुंडी और हवाला का कारोबार करते हैं इसके खिलाफ भी एक्शन लें। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं आज वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं मिलिटेंट ग्रुप्स के अफगानिस्तान सॉइल से पाकिस्तान के ऊपर, इनको रोकने की इमीडिएटली ज़रूरत है और हम फोर्स वैसे यूज़ नहीं करना चाहते। ये हमारा ब्रदरली कंट्री है, हम कॉन्फ्लिक्ट को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाना चाहते, बातचीत के ज़रिए ही सुधारना चाहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर अगर टीटीपी के जो अफगानिस्तान में बेस्ड लोग हैं अटैक्स करेंगे, टेररिस्ट अटैक्स करेंगे तो फिर हमें उनका जवाब देना पड़ेगा। हाँ, आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने कहा था कि उसने बहुत टारगेटेड जो है एक अटैक किया है इंटेलिजेंस बेस्ड टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ऊपर। और उस वक़्त जिस वक़्त 16 मार्च को टीटीपी ने एक अटैक किया था मीर अली में नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और उसमें 7 हमारे सोल्जर्स की डेथ हो गई थी। तो वो कहते हैं जी कि उनसे पूछा गया जब वॉइस ऑफ अमेरिका ने कि क्या आप बायलैटरल ट्रेड काबुल के साथ रखेंगे, उन्होंने कहा जी कैसे काबुल के साथ ट्रेड रख सकते हैं जबकि ये सारा कुछ हो रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, जबकि वो अफगानिस्तान हमको एनिमी की तरह ट्रीट कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि 5000 से 6000 टीटीपी के जो फाइटर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ऑपरेशंस कर रहे हैं। आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने मैसिव ये जो थी जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे नॉर्थ वजीरिस्तान और फाटा में, उसमें सारे लोगों को फ्लश आउट किया था। वो कहते हैं जी कि ये सारे के सारे लोग जिनको पाकिस्तान से फ्लश आउट किया था वो अब अफगानिस्तान में बैठ गए हैं और ये जो इंटरम अफगान गवर्नमेंट है ये उनको अलाउ कर रही है वहां से ऑपरेट करने के लिए। और जो है इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आइसिस खुरासान जो उनका राइवल ग्रुप अफगानिस्तान में आके बैठ गया उसके खिलाफ वो उनको कहते हैं कि आप एनकरेज कर रहे हैं कि काम करो, लेकिन वो फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी काम करते हैं। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने आज बड़ा ही इसका बुरा मनाया है। जो डोनाल्ड लू साहब ने कल कांग्रेशनल जो चल रही थी सारी हियरिंग चल रही थी जिसमें कि फरवरी 8 के जो इलेक्शंस पाकिस्तान में हुए उसके ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने कहा जी हाँ मुझे भी लग रहा है कि कुछ रिगिंग वहाँ पे हुई है। फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान इलेक्टोरल लॉज है और उन्होंने कहा जी कि जो है वो इसने कहा था डोनाल्ड लू साहब ने कि जी ईसीपी जो है वो ये समझ में ही नहीं आ रही है और वो ये इर्रेगुलरिटीज़ जो आई थी जो कि हमने कल आपको पूरी खबर सुनाई थी कि डोनाल्ड लू साहब ने बड़ा यू टर्न लिया है। तो ये जो सारी इर्रेगुलरिटीज़ के एलिगेशंस आए थे डोनाल्ड लू साहब ने कहा कि ईसीपी ने बिल्कुल उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। तो इस तरीके से यूएस के और पाकिस्तान के जो 75 ईयर्स के रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्कुल रिटार्ट होंगे क्योंकि पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड करने की जरूरत है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की जरूरत है। इसके ऊपर वीकली ब्रीफिंग में बात करते हुए फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलोच ने कहा जी कि ये इनके सारे स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग हैं और उन्होंने कहा जी कि हम सोचते हैं कि हम मीनफुल तरीके से डिस्कशंस अपनी और अपनी जो एंगेजमेंट है यूएस के साथ जारी रखेंगे। आपको पता ही है कि फरवरी 8 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सारी दुनिया ने कहा था कि मैसिव रिगिंग हुई थी, इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने स्वीप किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो है पूरी सीटें नहीं दी गई थी। तो उसी सिलसिले में इनसे जो सवाल किया गया था उसका डोनाल्ड लू ने जवाब दिया और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने उसको आज डिनाई किया। पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने भी ये जो कल डोनाल्ड लू साहब पता नहीं कुछ नशे में थे क्या थे जो बातें कर रहे थे वो उनको खुद समझ नहीं आ रही थी। पहले तो उन्होंने कहा जी मेरी 2 बीवी हैं, पहले कहा जी मैं पाकिस्तान में मेरी बीवी थी, उससे पहले वो कह चुके थे एक इंटरव्यू में कि मेरी नेपाल से बीवी थी। तो उनको कल भी कुछ बातें समझ नहीं थी आ रही। पाकिस्तान में जो है
जो कुछ वो आपके सामने ही है। अच्छा, कल जब इनसे वो पूछा गया वहां पे कांग्रेशनल कमेटी में हियरिंग में कि भाई ये साइफर जो है उसका क्या मसला है, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि अलेजली यूएस गवर्नमेंट ने इंजीनियर किया है इमरान खान का आउस्टर इन अप्रैल 2022, तो तुम क्या कहते हो? तो उन्होंने तो जी कंप्लीटली डिनाई ही कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई साइफर था ही नहीं, मेरी तो कोई मीटिंग हुई नहीं थी। जो पाकिस्तान का एम्बेसडर है वो असद मजीद, उसके साथ हुई नहीं। पायन, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? उसके ऊपर आज जो है बैरिस्टर गौहर खान साहब बड़े भड़के हुए थे। उन्होंने कहा जी कि अच्छा, ये आज बात कर रहे थे जर्नलिस्टों के साथ अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद। उन्होंने कहा अच्छा, अगर अब डोनाल्ड लू ये कह रहा है कि मैं तो मिला ही नहीं था फॉर्मर पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद साहब से, वैसे असद मजीद साहब की लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़े अच्छे बंदे हैं, तो कि मैं असद मजीद से मिला ही नहीं था, तो अगर वो मिले ही नहीं थे तो अब जो है हम चाहते हैं कि असद मजीद साहब सामने आए, क्योंकि वो जो डिमाश भेजी गई थी वो असद मजीद साहब के कहने पे यूएस गवर्नमेंट को भेजी गई थी, और अगर उनके रिकमेंडेशंस पे ये किया गया था सारा कुछ, तो अगर मीटिंग ही नहीं हुई थी और साइफर ही नहीं आया था, तो फिर असद मजीद साहब ने कैसे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप एक डिमाश भेजें? तो अगर इन्होंने पूरा के पूरा ये जो है वो डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा जी कि इस तरह का तो कोई कंटेंट भी नहीं था साइफर में, वो तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत की कुछ बातें थी, और जो है वो मेरी तो मुलाकात भी नहीं हुई। तो अब वो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि अब इनकी जो बहन है अलीमा खान, वो अब प्रॉपर केस लॉन्च करने लगी हैं इनके खिलाफ, डोनाल्ड लू साहब के खिलाफ, क्योंकि ये बहुत ही मिक्स्ड किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो उनका अपना खुद का फैमिली का डिसीजन है। पायन की हो रहे हैं, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन है? पहले तुमने कहा कि हटाओ इस आदमी को, नहीं हटाओगे तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आज तुमने कहा जी ये साइफर हमने दिया ही नहीं था। पायन क्या हो रहा है ये? अंकल सैम इसको पकड़ो। डोनाल्ड लू को इसकी तबीयत ठीक नहीं है जी, ऐसा। और जनाब आज एक बड़ी डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट आई है पीटीआई के जो प्रेसिडेंट हैं परवेज इलाही साहब के ऊपर, और ये बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है। ये तो कहा जा रहा है जी कि परवेज इलाही साहब अडयाला जेल में जिसमें उनको बंद किया गया है, वहां के बाथरूम में ये गिर गए, जिसकी के वजह से इनकी 4 पसलियां जो हैं, रिब्स जो हैं वो टूट गई हैं। लेकिन जब इनको जो डॉक्टर्स थे पिम्स के जो इस्लामाबाद में और बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी हॉस्पिटल के, उन्होंने जब देखा और एक्सरे इनका हुआ तो पता चला जी कि इनका और भी बहुत कुछ टूटा हुआ है। आज ये सारी की सारी डिटेल्स जो डेप्यूटी एसपी है जेल, जो इसका नाम है ताहिर, उसने आज एंटी करप्शन जो कोर्ट के जज हैं अरशद हुसैन भुट्टा के सामने ये सारी डिटेल्स रखी, और उन्होंने कहा जी कि इनकी खाली रिब्स टूटी हुई नहीं है, विजिबल मार्क्स हैं इनके लेफ्ट साइड ऑफ हेड पे, वहां पे भी चोट आई हुई है, लेफ्ट आई पे, लेफ्ट आर्म पे, इनका जो चेस्ट है वो राइट साइड से सूजा हुआ है, नी पे चोटें आई हुई हैं। तो ये बाथरूम में गिरने से इतनी सारी चोटें कैसे आई हैं? तो अब बहरहाल जी जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो इनको कहा है कि जनाब आप 2 वीक्स का रेस्ट करें, लेकिन 2 वीक्स का बेचारे रेस्ट कैसे करेंगे अगर ये अडयाला जेल में है परवेज इलाही साहब? तो ये जनाब पता नहीं इस बेचारे बूढ़े आदमी को उन्होंने मारा पीटा क्या किया, बहरहाल ये बड़ी खतरे की घंटी है। और जनाब मुझे लग रहा है दुनिया पाकिस्तान से बहुत इंप्रेस हो गई। जैसे हमने आपको बताया था कि पॉलिवर साहब जो है आज वो ला रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मूव हैं जी, जैसे इमरान खान साहब के खिलाफ लाए थे वो ला रहे हैं ट्रूडो के खिलाफ। अब जी जो कुछ पकड़ो धकड़ो मारो सताओ जो पीटीआई के साथ किया गया, अब वो बीजेपी ने मुझे लग रहा है कट कॉपी पेस्ट कर लिया है जी, अब वो कांग्रेस के साथ ऐसे ही कर रहे हैं जी, अब ऐसे हो रहा है। अच्छा जी, आज क्या हुआ है जी कि कांग्रेस ने की है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके के अंदर सोनिया गांधी थी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे थे, और सीनियर जो लीडर हैं इनके राहुल गांधी जी वो थे। राहुल गांधी जी ने कहा है जी कि अब चूंकि लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, 18th लोकसभा पोल्स जो हैं वो आने वाले हैं, आपको पता ही है कि ये 7 स्टेजेस के अंदर होंगे और नेक्स्ट फेज से नेक्स्ट मंथ से जो है वो ये शुरू हो रहे। तो कह रहे हैं जी कि इन्होंने कंप्लीटली मोदी जी की गवर्नमेंट ने हमें क्रिपल कर दिया है, क्योंकि हमारे कांग्रेस के तमाम अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए हैं, और वो कह रहे हैं जी कि इनकम टैक्स में हमने घोटाला किया है। वो कहते हैं जी हमारी, और ये केस जो है ये 2018-19 का है जिसको कि मुद्दा बना के ये इन्होंने हमारे फ्रीज किए हैं, और हमारी अब हालत ऐसी हो गई है कि हम 2 रुपए भी अपने अकाउंट से अब निकाल के उस पे नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि जी अर्लियर दिस मंथ जो है टैक्स ट्रिब्यूनल जो है उसने डिसमिस की थी इनकी अपील, और कांग्रेस ने एक अपील डाली थी कि हमारे ये जो 16.32 मिलियन जो रुपीस हैं
बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए, तो वो हमको निकालने दिए जाएं, जो कि जो टैक्स ट्रिब्यूनल था उसने डिसमिस किया था। तो उसी के ऊपर बात कर रहे थे राहुल गांधी जी। वो कहते हैं जी कि हमारे जो वोट बैंक है 20% ऑफ इंडियंस है, और हम ना तो कैंपेन कर सकते हैं ना हम कुछ और कर सकते हैं, हमारा पैसा इन्होंने सारा बंद किया हुआ है। तो इसके ऊपर जो है ये क्या। अच्छा, बीजेपी जो है उसने सारे के सारे ये इनके चार्जेस जो हैं वो डिनाई किए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कांग्रेस ने टैक्स इवेजन किया है तो उसको जो है ये देना पड़ेगा, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंडिया के अंदर जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस जो है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक पार्टी को हम कैसे कह सकते हैं कि तुम पैसा लेके भाग जाओ या कि पैसा टैक्सेस ना दो, हम फिर दूसरों को क्या कहेंगे। इसके ऊपर बात करते हुए जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, उन्होंने कहा जी कि बीजेपी जो है कांग्रेस को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। कुछ याद आ रहे लोगों आपको, किसी जमाने में ये बातें हम कर रहे थे पाकिस्तान में, है थोड़ा सा पहले। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा कांग्रेस को हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है पान, खुश हो? एग्जैक्टली मैंने कहा बीजेपी ने कट कॉपी पेस्ट कर लिया हमारा। तो कांग्रेस को वैसे ही तंग कर रहे हैं, ऐसा न करो मोदी जी, न करो न करो। अच्छा जी, ऐसा ना करें। अच्छा जनाब, आज जो है हिंदुस्तान में सबसे बड़ी खबर तो यही रही कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल साहब, पहले तो उनके घर के बाहर जो है 12 कोई ईडी के मेंबर्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बंदे खड़े रहे, और फिर इनके अंदर घुस गए, इनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, और फिर इनको कहा जी कि हमारे पास वारंट है एक्साइज पॉलिसी केस में जो घोटाले हुए हैं उस सिलसिले में। लेकिन असल में तो ये इनको जो है वो लिकर जो पॉलिसी बनाई थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन करना चाहते थे। अच्छा, बहुत बड़ी तादाद में जो इनके आपके वर्कर्स और दूसरे लोग जो दिल्ली के लोग थे वो खड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि केजरीवाल जो है वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा इसको बीजेपी को, क्योंकि वैसे भी जो अब आम आदमी पार्टी है उसने ये जो इंडिया अलायंस है पॉलिटिकल पार्टीज की वो ज्वाइन की है, और लोगों को पता है कि जहां पे केजरीवाल खड़ा होता है वो जगह जीतती है, तो इसलिए अब हार्ट बर्न हो गया है बीजेपी को। बहरहाल जी, बीजेपी ने तो इसका जवाब अभी तक नहीं दिया, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बंदे इनको आज अरेस्ट करके ले गए। जब अरेस्ट किया तो बेताजा यहां पे जो है लोगों ने शोर मचाए, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी पुलिस ने सेक्शन 144 इनके घर के बाहर लगाया हुआ था, जिसमें बैन किया गया था गैदरिंग, लेकिन लोग तो गैदर हुए थे। बहरहाल जी, इनको जो है लेकर गए हैं। अब ये जब इनको लेकर गए हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, यानी कि राहुल गांधी की जो बहन है, उन्होंने अपने एक्स पे लिखा कि इस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर को, जिसकी के अदरवाइज रेपुटेशन अच्छी है, उसको पकड़ के लेके जाना बिल्कुल गलत और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप इसकी पॉलिटिक्स के खिलाफ बात कर सकते हैं, इसकी पॉलिसी की, इसकी अपने इलेक्टोरल जो आपकी बैटल है उसके अंदर इसका वर्किंग स्टाइल को आप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से पकड़ के नहीं लेके जा सकते। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन जो है उनको डेमोक्रेटिक रहने दो, उनको अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल मत करो। दिल्ली की जो मिनिस्टर हैं आतिशी, उन्होंने भी कहा जी कि जो मर्जी ये कर लें, अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो रिजाइन नहीं करेंगे, वो दिल्ली के ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और कुछ याद आ रहा है, इमरान खान को कह रहे थे छोड़ दो पीटीआई, उसने कहा नहीं, जो मर्जी कर लो, नहीं छोड़ूंगा। तो कुछ ऐसी ही चीजें चल रही थी। और जनाब, केजरीवाल जो हैं चौथे आम आदमी पार्टी के लीडर हैं जिनको के पकड़ के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लेके गई। इससे पहले इनके जो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, एमपी संजय सिंह, विजय नायर, इनको भी पकड़ के ईडी जो है वो लेकर गई है। दिल्ली के मिनिस्टर इमरान हुसैन ने कहा कि ये एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है और ये कॉन्स्पिरेसी है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ। दिल्ली के लोग केजरीवाल को प्यार करते हैं और अब जो बीजेपी ने किया है उसका डट के जवाब देंगे इनको लोकसभा के इलेक्शंस में। इसके अलावा एनसीपी एसपी के जो स्पोक्स पर्सन है क्लॉयड कैस्ट्रो, उन्होंने भी कहा है कि ये बीजेपी एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको रिमूव करना चाहती है केजरीवाल को यहां से, और उसको पता है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो स्ट्रांग जा रहा है बीजेपी के अगेंस्ट, तो इसलिए वो अपनी अब सेंट्रल एजेंसीज को यूज कर रहा है हमारे खिलाफ, बीजेपी का गवर्नमेंट। ठीक है जी, क्या चल रहे हैं माजिद भाई, ये इंडिया में भी और पाकिस्तान में है तो भाई भाई ना, है तो कजन्स ना। नहीं, इंडिया हमारा भाई है और अफगानिस्तान हमारा कजन है। आपको पता है आज सारी दुनिया के अंदर क्या है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस जब से ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हुई है, कजन्स एट वॉर। तो ठीक है, अफगानिस्तान हमारा कजन है और भाई हमारा बड़ा जो है वो इंडिया है, तो एक कजन और भाई के बीच में हम फंस गए हैं मासूम लोग। अच्छा जी, और जनाब विद्या बालन बड़े दिनों के बाद आपको एक मूवी में नजर आएंगी। ये मूवी आने वाली है अप्रैल 19 को थिएटर्स में। इसका नाम है 2 और 2 प्यार, है जी, 2 और 2 प्यार।
तो ये बड़ी ही लाइट हार्टेड सी लव स्टोरी है, रोम कॉम है अबाउट मैरिड कपल्स। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं श्रीषा गुहा ठाकुरता, और इसके अंदर आपको विद्या बालन के साथ नजर आएंगे प्रतीक गांधी, इलियाना डिक्रूज और सेंडिल रामामूर्ति हैं जी। तो लोगों को अब इसका इंतजार है। और जनाब हमारे जो लेजेंडरी फिल्म स्टार थे दिलीप कुमार साहब, जिनका के असल में नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, पेशावर के अंदर पैदा हुए थे, और वैसे तो और भी बड़े बड़े लोग, राज कपूर वगैरह भी पेशावर में पैदा हुए थे। उनकी जो अब रेजिडेंस है पेशावर में, उसकी काफ़ी बुरी हालत है, और हैवी बारिशें जो वहाँ पे चल रही हैं, उसके रहते लोगों का डर है कि ये पूरी की पूरी इमारत कलैप्स कर जाएगी। आपको पता ही है कि जो दिलीप कुमार साहब थे 1992 में इस घर में पैदा हुए थे, जो कि मोहल्ला खुदादाद के अंदर है। ये बैक साइड है किस्सा खानी बाजार का, और जो है ये उसके बाद ये इन्होंने इधर 12 साल स्पेंड करने के बाद हिंदुस्तान चले गए थे 1932 में। इसको नेशनल हेरिटेज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जुलाई 13, 2014 में कहा गया था। दिलीप साहब यहाँ पे आए थे अपने घर को विजिट करने के लिए, और बड़े ही जो हैं वो इमोशनल हो गए थे, और वहाँ की जो ज़मीन थी उसको उन्होंने बड़ा बोसा दिया था। केपी की गवर्नमेंट ने वैसे ये प्रॉमिस किया था कि ना सिर्फ दिलीप कुमार साहब का घर बल्कि राज कपूर का जो घर है उसको भी हम उसकी मेंटेनेंस करेंगे, और उन्होंने ये दोनों जो घर थे डिक्लेयरिंग देम नेशनल हेरिटेज, इसको केपी का जो आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजिकल डिपार्टमेंट था उसको दे दिया था, म्यूजियम डिपार्टमेंट को दे दिया था, लेकिन अभी तक इसकी कुछ देख रेख नहीं की गई है, विच इज़ वेरी बैड, करनी चाहिए। और जनाब आज जो है आपके दिलों की धड़कन और मजिद भाई को बड़ी पसंद है, रानी मुखर्जी, शी टर्न्स 46 टुडे, आज अपना बर्थडे मना रही हैं। उन्होंने अपना करियर जो है वो तकरीबन 20 ईयर्स पहले शुरू किया था बॉलीवुड में, और अपना डेब्यू किया था राजा की आएगी बारात से। उसके बाद उन्होंने बहुत ही डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स किए और तमाम बड़े स्टार्स के साथ किए, और उन्होंने पोर्ट्रे किए बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लेकिन रिलेटेबल वुमन के जो हैं वो कैरेक्टर्स, जो कि लोगों ने बहुत ही पसंद किए। और जनाब चल रहा था द 100 2024 का प्लेयर ड्राफ्टिंग, लेकिन आप सोच सकते हैं साडा शेर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को उसमें नहीं लिया गया। व्हाट इज दिस? ये ऑक्शन जो थी ये पूरी की पूरी सोल्ड कैसे गई? ये तो अनसोल्ड ही रहनी चाहिए थी। बहरहाल जी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को द 100 2024 ने नहीं लिया। 64 जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, क्रिकेटर्स थे, उन्होंने 59 मेन और 5 विमेन उन्होंने रजिस्टर किया था। ना सिर्फ ये कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नहीं लिया गया, बल्कि दूसरे पाकिस्तानी और इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे कि शादाब खान, इफ्तिकार अहमद, हसन अली, मोहम्मद आमिर, जेसन रॉय, डेविड वार्नर, टिम डेविड, शकीबुल हसन, इनको भी नहीं उठाया गया। लेकिन हमारे शाहीन शाह अफरीदी को जो है वेल्श फायर ने 100,000 पाउंड्स के लिए उठाया है। ये वही फ्रेंचाइज है जिसको ये पिछले साल भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा हैरिस रऊफ जो है उसको भी वेल्श फायर ने उठाया, और उसामा मीर को मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने रिटेन किया है अपने साथ। इमाद वसीम जो है ही रिटर्न्स टू ट्रेंट रॉकेट्स फॉर अगेन 100,000 पाउंड्स। नसीम शाह जो है उसको उठाया है बर्मिंघम फिनिक्स ने 125,000 पाउंड्स के ऊपर। कोई पाकिस्तानी औरत जो थी क्रिकेटर, विमेन क्रिकेटर्स में से, उनमें से किसी को नहीं उठाया गया। ये इवेंट जो है द 100 का ये शुरू हो रहा है जुलाई 23 से। बयान क्या कर रहे हैं आप? दिल तोड़ा आपने हमारा, ठीक है जी। और जनाब पाकिस्तान जो है उसने बेचारे ने अभी तो यार ये जुमा 8 दिन हुए, व्हाट इज दिस? फीफा के लिए कहते हैं जी क्वालिफाई नहीं किया, और फीफा शुरू कीते थे जो 4 दिन हुए। पाकिस्तान फेल टू क्वालिफाई फॉर द सेकंड राउंड ऑफ एशियन क्वालिफायर फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026, क्योंकि जो इसका बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट मैच था जॉर्डन के साथ, वो ये हार गया 3-0 से एट जिना स्टेडियम इन इस्लामाबाद। शाहीन्स जो है उन्होंने बेचारों ने अपने तीनों मैचेस जो हैं ग्रुप जी के अंदर जो एशियन क्वालिफायर के थे वो हार गए हैं। जॉर्डन जो है वो 3rd है विद 4 पॉइंट्स इन ग्रुप जी, और पाकिस्तान जो है कोई भी, चूंकि उसने मैच नहीं जीता तो बिल्कुल वो बॉटम के ऊपर है। अब पाकिस्तान जा रहा है जॉर्डन, और वहाँ पे जो है ये अपने मैचेस खेलने शुरू करेगा 26 मार्च ऑनवर्ड से। और अब उसके जो 3 मैचेस रह गए हैं और वो बड़े सख्त हैं, उनमें से एक सऊदी अरेबिया और एक ताजिकिस्तान के साथ है जो कि टॉप टीम्स हैं, उनसे इनका जीतना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि वो इनसे भी नहीं जीतेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने मैच जो है वो तो डाला, एटलीस्ट जो है खेलेंगे तो सही, एटलीस्ट फिट बॉल जो है वो आई तो है पाकिस्तान में, ठीक है जी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट जैक एडी। माजिद भाई को तो बड़ा पता होगा इसके बारे में। आपको पता ही है कि यूएस कॉलेज जो है बास्केटबॉल खेलता है,
इनकी हाइट पता है आपको क्या है? 6'4", 7'4". हाँ, 1 फुट कम ना कर दें आप। नहीं 7'4". 7'4 to 7'6". या ऐसे है ये। तो लेकिन वो कहते हैं जी कि ये खेलता तो है पर्डू बॉयलर मेकर्स के लिए, लेकिन ये जो है टोरंटो के अंदर बड़ा अरसा रहा है और यहाँ पे ये खेलता रहा है और बेसबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, लेकिन इसका जब मिड टीन्स में आया तो इसका इंटरेस्ट जो है वो बास्केटबॉल के साथ आ गया और फिर ये जो है ये वहां पे अमेरिका में चला गया। डाल देगा ऐसे जी, बिल्कुल। इसको तो ज्यादा नसन शसन की जरूरत नहीं, बस ये खड़ा रहेगा उसके पास गोल के पास, लड़कों को कहेगा मुझे बॉल फेंको, मैं आराम आराम से अंदर डालता रहूंगा। आप तस्वीर देख रहे हैं ना हमारे टीवी पे, तो इसके साथ जितने भी लड़के खड़े हैं ना, ये वो भी 6.5 फुट है, उससे ज्यादा। हाँ। मगर फिर उसको देखें फिर वो उनसे भी टॉल है। क्या बात है। हाँ जी, तो वो कहते हैं जी कि ये पहला अब अपना टूर्नामेंट जो है कल 7:25 PM पे खेल रहा है, तो ही इज द वन टू वॉच टुमारो। एंड अभी जब उनकी जब वो होगी ना चुनाव होगा, चुनाव अच्छा वर्ड है। नहीं, चुनाव तो वो इलेक्शनों के लिए हम यूज करते हैं ना, वो उसी के लिए रहने दो। अच्छा। ये गेमों के लिए। अच्छा, जैसे मैंने वो जब आपके वो नीले जो खेल रहे थे, मैंने कहा इन्होंने कितने गोल मारे हैं, तो आपने कहा नहीं ये गोल नहीं होता। हाँ। अच्छा, हाँ, तो इसी तरह ये भी लैंग्वेज दूसरी है, ये ड्राफ्टिंग होती है। अच्छा, चुनाव नहीं होता। अच्छा, ड्राफ्टिंग कर, हाँ, इसको ड्राफ्टिंग करते हैं जब वो चुनते हैं उनको, तो ड्राफ्टिंग जब होगी। हाँ। अब जब ड्राफ्टिंग होगी ना इनकी, हालांकि ड्राफ्टिंग कुछ और चीज होती है, मगर दैट्स ओके इफ यू से सो। ड्राफ्टिंग होगी ना इनकी, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ही इज गोना बी नंबर 1। यस। 7'4", 7'6", जस्ट इमेजिन दैट। और उनके जूते जो होते हैं ना, वो स्पेशल होते हैं, 22-24 साइज का होता है। आपके तो 6 बन जाए उसमें। हाँ, बिल्कुल। और थोड़ा सा बच जाएगा। हाँ, बच जाएगा फिर भी। आपके 6 जोड़ी जूते बना के उसके बाद थोड़ा सा बच जाएगा उसमें। हाँ। तो वो जो है, मगर ही इज अ प्लेयर एंड बास्केटबॉल में आपको पता है जितना लंबा उतना अच्छा है। तो ये इसीलिए मैंने कभी बास्केटबॉल के लिए अप्लाई नहीं किया। नहीं, आप बास्केटबॉल उठा के फेंकती है ना। नहीं, मुझे उन्होंने कहा आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार, ये बड़े हमदर्द लोग हैं। आप नीचे से चले जाया करें पाँव के बीच में से। बिल्कुल। देखो कितने नालायक हैं, उनको ये बात समझ ही नहीं आई। हाँ, मैं उनकी टांगों में से गुजर के जाती और अचानक मैं उधर जो है ये माइकल जॉर्डन टाइप्स जो हैं उनको मैं कहती यार मैं तुम्हें उधर लाके दूंगी, तुम गोल के पास खड़े रहो, हैं वही जो है बास्केट, यानी उसके पास खड़े रहो, मैं तुम्हें नीचे से बॉल लाके दिया करूंगी, तुम बनाते जाओ, फेंकते जाओ। ये पागल, इन्होंने समझ ही नहीं बताओ। वैसे एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था, मैं उसका नाम याद कर रहा हूँ, आपसे बात कर रही है ना ये, और टोरंटो रैप्टर्स में भी खेला है वो। अच्छा। ही वाज ओनली 5'2". अच्छा, मेरे जितना यानी एग्जैक्टली। मतलब एग्जैजुरेट ना करें अपनी हाइट। नहीं तो यानी आपने मुझे 4 फुट का समझा हुआ है माजिद भाई। नहीं तो मतलब इतना आपका रोजा है, मतलब एग्जैजुरेट ना करें। अच्छा। वो भी इतनी बड़ी। मुझे याद आया आज मेरा कौन सा रोजा है और आपका कौन सा। एग्जैजुरेट ना किया करें। अच्छा। अगर जो भी है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा। उनको रिवील नहीं करेंगे। अच्छा, ओके। विद योर हील्स, हील्स जो आपकी चेंज की होती है, तो विद योर हील्स उसके साथ तो फिर हम 5-6 हो जाते हैं ना माजिद भाई। कहाँ से 5-6-7 हो जाते हैं। फिर वही। हाँ, फिर वही बात। ये मैं आमिर से पूछता हूँ। 4 इंच हील है ना। आमिर से मैं कंफर्म कराऊंगा। अच्छा, चलो ठीक है। तो मगर ये जो है हमारे पास टोरंटो का प्लेयर था, ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर। अच्छा, वेरी गुड प्लेयर एंड ही वाज ओनली 5'2". हाय बेचारा, उसने भी माँ बाप ने खाद दे विच नहीं रखिया ना, जिस तरह मैंने नहीं रखिया। नहीं, इसने एक खाद में रखा होता है उसने एक चीज प्रूव की कि हाइट यस मेक्स अ डिफरेंस, बट इफ यू डोंट हैव द हाइट यू कैन स्टिल प्ले इन NBA। बिल्कुल। वाह जी वाह, क्या बात है। हिस्ट्री क्रिएट की उसने है। हिस्ट्री कर दी उसने। क्रिएट एकदम क्रिएट। ओके जी, ओके माजिद भाई, I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। थैंक यू। बख्शा की बातें इंशाल्लाह ताला कल